अभी जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गया था, वहाँ पे उसे रोज़ कुछ ना कुछ महसूस होता जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता। उसने ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन एक रोज़ जब वो कॉलेज के वॉशरूम में जाता है, तब वहाँ पे शीशे पे किसी ने खून से ये बात लिखी थी कि तुम्हारे पापा को याद है कि मैं कौन हूँ। और ये देखकर अभी डर के मारे बेहोश हो जाता है। आखिर कौन है ये और क्यों ऐसा लिखा? अश्विन अपने शहर का जाना माना डॉक्टर था। पूरा शहर उसे अच्छे से जानता था। हर कोई कहता था कि डॉक्टर साहब के हाथों में जादू है। बीमारी कैसी भी और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अश्विन मरीजों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता था। सच में उसके हाथ में जादू था। अश्विन मेहरा ये नाम पूरा शहर जानता था अच्छे से। अश्विन के पास सब कुछ था, नाम, पैसा, इज्जत, सब कुछ। लेकिन अश्विन के खुशी की सबसे बड़ी वजह थी उसका बेटा, जिसका नाम है अभी। अभी को भी अपने पापा की तरह एक जाना माना और अच्छा डॉक्टर बनना था, बहुत ही बड़ा। इसीलिए अश्विन ने अभी का एडमिशन उसी मेडिकल कॉलेज में करवाया जिस मेडिकल कॉलेज से अश्विन पास आउट हुआ था। अभी ये जानकर और ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि पापा जिस कॉलेज से पास आउट हुए हैं वहीं पे मैं पढ़ने जाने वाला हूँ। पापा जिस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए गए थे वहीं पे मैं पढ़ने जाने वाला हूँ। अभी बहुत ज़्यादा खुश था। अब ये जो कॉलेज है ये अश्विन के घर से थोड़ा दूर था, तो अभी ने ये तय किया कि मैं हॉस्टल में रहूँगा। सैटरडे, संडे और वीकेंड के दिनों में घर आया करूँगा, इसी बहाने मेरा ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा रहेगा। अश्विन ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब पूरे मेडिकल कॉलेज में और हॉस्टल के स्टाफ में ये बात फैल चुकी थी कि अश्विन साहब का लड़का यहाँ पे आने वाला है पढ़ने के लिए। इसलिए हर कोई अपनी अपनी तैयारी में था, क्योंकि अश्विन का नाम बहुत बड़ा था। मैंने आपको जैसे पहले बताया, हर कोई जानता था उसे। अश्विन ने मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है वहाँ पे कॉल करके अभी के लिए एक कमरा बोल दिया था कि एक कमरा अच्छे से क्लीन करके रखना, मेरा बेटा आएगा। हॉस्टल के स्टाफ ने वैसा ही किया। रूम नंबर 217 एकदम क्लीन कर दिया। वहाँ पे एक अच्छा सा बेड बिछा दिया। अभी पहुँचता है, हॉस्टल का स्टाफ उसे हर एक जगह दिखा देते हैं हॉस्टल की, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे बाथरूम है, सब कुछ, कहाँ पे कैंटीन है। और साथ साथ में अभी को उसका कमरा भी दिखा देते हैं। अभी का कमरा उसके लिए एकदम परफेक्ट था। एक बेड, एक अलमारी, पढ़ाई करने के लिए डेस्क, और उससे कमरे में खिड़की थी जहाँ से अच्छी हवा आती जाती थी। अभी के लिए ये एकदम बढ़िया था। अभी जब से हॉस्टल में आया तब से उसकी नज़र थी उसी के कमरे के बाजू वाला कमरा 218, क्योंकि उसके आसपास कुछ सफाई नहीं हुई थी। वहाँ पे एकदम अंधेरा था, वहाँ की लाइट थोड़ी फ्लिकर हो रही थी। अभी ने स्टाफ वालों से पूछा कि ये कमरा ऐसा क्यों है। स्टाफ वालों ने कहा कि वो कमरा बंद रहता क्योंकि उसे हम एज अ स्टोर रूम यूज़ करते। अभी ने कहा ठीक है। देखते ही देखते अभी की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। 3-4 महीने अच्छे से बीत जाते हैं, लेकिन इन 3-4 महीनों में अभी के साथ ना कुछ अनइजी सा। अभी देर रात तक पढ़ाई करता था, देर रात तक। और जब भी वो पढ़ाई करता तब उसे ये महसूस होता कि उसके कमरे के बाहर के दरवाजे, उसके कमरे का जो दरवाज़ा है बाहर की साइड पे खड़ा है। कभी कोई धीरे धीरे चल रहा है, कभी कोई उसके दरवाजे को खरोच रहा है। अभी कोई ऐसा आए दिन महसूस होता। और ये सारी बातें रात को 1 बजे के बाद ही शुरू होती। अभी ने कई बार जाके देखा भी तो पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं होता। अभी इन सब बातों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देता। एक रोज़ अभी अपने कमरे में शांति से आराम कर रहा था, सो रहा था। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है, मानो किसी ने उसे जगाया हो। जब वो अपनी आँख खोलता है, अपने कमरे में आसपास नज़र घुमाता है, तब उसके कमरे में एक कोने में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा वो देख नहीं पाता क्योंकि उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था।
अभी डर कर अपने कमरे की लाइट ऑन करता है, तभी वो लड़का गायब हो जाता है। उस रात अभी डर गया था, डर की वजह से वो लाइट ऑन करके ही सोता है। दूसरे दिन सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब वो पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए हॉस्टल के बाथरूम की ओर जाता है। जब वो हॉस्टल के बाथरूम की ओर जाता है तब शीशे पे किसी ने खून से ये लिखा था कि तुम्हारे पप्पा को मैं याद हूँ, एक बार उन्हें पूछ कर देखना। ये चीज़ देखकर वो डर जाता है। डर कर अश्विन को फ़ोन करता है कि मेरे साथ ऐसी सी चीज़ें होती है। अश्विन कहता है कि बेटा तुम देर रात तक जागते हो, पढ़ाई करते हो, कम नींद लेते हो, और जब कम नींद लेते हैं तब हमारा दिमाग ऐसे वहम पैदा करता है। तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पे आके तुमसे मिलूँगा। अश्विन ने जैसा कहा वैसा किया भी। अश्विन उसी दिन आता है, अपने बेटे से मिलता है, अच्छा टाइम स्पेंड करता है। अभी को भी लगा कि ये मेरा वहम होगा। 1-2 दिन अच्छे रह जाते हैं, फिर जो लड़का अभी को उस कोने में दिखा था वो लड़का अभी को हर एक जगह दिखने लगा। दूर खड़ा रह के वो अभी को ही देखता रहता। देखते ही देखते बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अभी जहाँ जाता वो लड़का वहाँ आता। अभी टेरेस पे जाता तो वो टेरेस पे आ जाता, दिखता। कॉरिडोर में अगर अभी खड़ा है तो कॉरिडोर में दिखता। थोड़े दिनों बाद अभी के दोस्तों का भी कभी कभी बिहेवियर चेंज हो जाता। वो अभी को बुली करने लगते, कभी पीटते, कभी मारते। थोड़ी देर बाद जब अभी उनसे पूछता तब उसके दोस्त ऐसा बोलते कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ था। अभी को ये सारी बातें अब ज़्यादा सहन नहीं हो रही थी। एक रोज़ अभी अपने पप्पा से बात करने के लिए ऊपर टेरेस पे जाता है। जब वो टेरेस पे जाता है तब उसकी ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी चीख सुनकर अभी के दोस्त और स्टाफ फटाफट दौड़ते टेरेस पर। वो देखते हैं तो अभी बेहोश पड़ा है। वो सब अभी को उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं और फटाफट अश्विन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं साहब आपका बेटा हॉस्टल के टेरेस पे बेहोश हो चुका था, अभी हम उसे हॉस्पिटल ले गए हैं, आप फटाफट आ जाइए। अश्विन अपना सारा काम छोड़कर भाग कर अपने बेटे के पास पहुंचता है। वो देखता है तो अभी बेहोश पड़ा है। अश्विन ने अभी को देखा तो उसके चेहरे से लग रहा था जैसे मानो अभी कोई चिंता में हो, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। उसके गाल एकदम पिचक चुके थे, एकदम पतला हो चुका था और पिछले कुछ महीनों से अभी घर पे भी नहीं आया था। अश्विन ने सोचा ये क्या हुआ। जब अश्विन ने ठीक से देखा तो उसके शरीर पे चोटों के निशान थे। अश्विन ने ये सारी बात अभी के दोस्तों से पूछी तो उसके दोस्त कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं, लेकिन अभी हर वक्त ये कहता रहता है कि तुमने मुझे डांटा, तुमने मुझे मारा है, लेकिन हमने कभी इसे मारा ही नहीं है, हम तो इसके दोस्त थे। थोड़ी देर बाद जब अभी को होश आता है तो वो डर कर अपने पापा को आवाज़ देता है। अश्विन अभी के पास दौड़ कर जाता है, पूछता है क्या हुआ। अभी इन दिनों और इन महीनों में जो कुछ भी उसने सहन किया वो सारी चीज़ें अश्विन को बताता है और आखिरी में ये भी बताता है कि जब मैं टेरेस पे आज आपसे बात करने के लिए ऊपर गया था तब टेरेस पे वही लड़का खड़ा था, लेकिन अब वो बड़े भयानक सी आवाज़ में मुझसे कहता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें, कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हारे पापा ने भी मेरे साथ ऐसा किया था और अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा और तुम्हें मेरे साथ ले जाऊँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा। और उसकी ये भयानक बात और आवाज़ सुनकर मैं घबरा कर बेहोश हो गया। अश्विन कुछ बोलने जाता तभी वो रुक गया, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। अश्विन फटाफट भागकर अभी के कॉलेज में पहुंचता है। स्टाफ वालों से पूछता है कि अभी को कौन सा रूम दिया तुम लोगों ने। स्टाफ वाले कहते हैं 217। यहाँ पे अश्विन का चेहरा पूरा डर के मारे सफ़ेद पड़ जाता है। वो फटाफट उसके कमरे की ओर भागता है। अभी के कमरे के आगे नहीं रुकता, वो रुकता है 218 रूम के आगे रुकता है। स्टाफ वाले चाबी मांगता है, लेकिन स्टाफ वाले कहते हैं लेकिन सर, अश्विन कड़क आवाज में कहता है कि मुझे चाबी दो। स्टाफ वाले अश्विन को चाबी देते हैं। अश्विन जैसे ही वो कमरा खोलता है अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और मानो कोई उसके बाजू में से एकदम से निकला हो, टेरेस की ओर गया हो।
अश्विन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। वो टेरेस की ओर जाता है और जाते जाते अपने पुराने दिनों को याद करता है। दरअसल बात ऐसी है, अभी को जो लड़का दिख रहा है, जो भूत, जो आत्मा उसे दिख रही है, वो कोई और नहीं, वो अश्विन का ही दोस्त है। बात उन दिनों की है जब अश्विन इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अश्विन की टक्कर में पूरी कॉलेज में कोई नहीं था सिवाय एक के, जिसका नाम था राघव। राघव हमेशा टॉप करता। राघव की वजह से अश्विन हमेशा सेकंड आता। अश्विन राघव से बहुत ज़्यादा इस बात से जला करता। अश्विन ने अपने जलन के मारे राघव को बुली करना स्टार्ट कर दिया। वो हमेशा उसका मजाक उड़ाता, कभी उसकी नोटबुक फाड़ देता, कभी सुबह सुबह उसका कमरा बाहर से लॉक कर देता ताकि वो क्लास अटेंड ना कर पाए, कभी बाथरूम में रात को लॉक करके आ जाता। ये सारी चीज़ें रोज़ होती, लेकिन राघव एकदम सीधा साधा और शांत, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता, अपने काम से काम रखता। ये सारी चीज़ें वो रोज़ चुपचाप सहन करता। रोज़ उसका मन टूटता, लेकिन वो खुद को मनाता कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे इनसे दूरी रहना है। ये सारी चीज़ें राघव के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये चीज़ें अब उसे मेंटली भी टॉर्चर कर रही थी। एक रोज़ कैंटीन में अश्विन ने राघव के पीछे से आकर उसकी पैंट को खींचकर नीचे उतार दिया। सब लोग राघव को देख के हंसने लगे। राघव को बहुत ज़्यादा शर्म आई। वो भागकर अपने कमरे की ओर जाता है। उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। जब उसने देखा तो उसका जो व्हाट्सएप का मेडिकल कॉलेज का जो ग्रुप है, उसमें किसी ने राघव की फ़ोटो वायरल कर दी थी। ये सदमा अब राघव बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उसी दिन उसी कॉलेज के टेरेस पे जाके कूद के सुसाइड कर लिया। लेकिन तब से कभी राघव दिखा ही नहीं। जिस कमरे में राघव रहता उसे बंद कर दिया गया, लेकिन कभी किसी को कोई फील हुआ ही नहीं। आज इतने सालों बाद जब अश्विन का बेटा अभी यहाँ पे आया, तब राघव की आत्मा मानो वापस जाग गई, वो बदला लेने के लिए। ये सब सोचते सोचते अश्विन जैसे ही टेरेस पे पहुंचता है, उसके सामने राघव खड़ा था। डरावनी आवाज़ में कहता है कि अब तुम्हें पता चल रहा है कि मुझ पे क्या बीती थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम्हारी वजह से मुझे सुसाइड करना पड़ा, और अब तुम्हारे बेटे का भी यही हाल होगा। तभी अश्विन फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों हाथ जोड़कर राघव से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप का ध्यान रखूँगा, ख्याल रखूँगा, पूरी ज़िंदगी मैं जिम्मेदारी उठाऊँगा, लेकिन मेरे बेटे को जाने दो। मेरी गलती की सज़ा उसे मत दो, तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है वो दो। राघव को अश्विन पे तरस आता है। वो अभी को जाने देता है। थोड़े दिनों बाद अभी की तबीयत सुधरने लगती है। अभी अब पहले की तरह ठीक हो चुका था, लेकिन अब वो हॉस्टल में नहीं रहता, अब अपने घर पे रह के पढ़ाई करता है। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। इस बीच अश्विन ने जैसा कहा वैसा किया। उसने राघव के मम्मी पापा की पूरी जिम्मेदारी उठा ली, पूरी ज़िंदगी भर के लिए। और साथ ही साथ राघव के मम्मी पापा के साथ मिलकर राघव की आत्मा की शांति के लिए एक हवन भी करवाया। उस दिन के बाद मानो राघव की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई। कभी भी वो अभी को दिखा नहीं, ना ही कभी किसी को परेशान किया।